कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी को संजय पांडे का नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन इससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। श्रोताओं, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व हमारी सेना पर है और हमारी सेना के सिपाही अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की रक्षा में सदैव मुस्तैद रहते हैं। इतना ही नहीं, जब भी देश के अंदर कोई बड़ी आपदा आती है, तब भी हमारी सेना ही देश के लोगों की रक्षा करती है, सेवा करती है। देश की सुरक्षा के लिए द्वितीय रक्षा पंक्ति तैयार करने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाता है एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेट भी आपदा के समय लोगों की सेवा करते हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए जब देश में लॉकडाउन किया गया, तब भी एनसीसी कैडेटों ने घर से बाहर निकलकर लोगों की सेवा की। जगदलपुर में भी एनसीसी के कैडेटों ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया। इस बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए हमने फोन पर बातचीत की 1 सीजी गर्ल्स बटालियन एनसीसी बस्तर जगदलपुर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गुर सतेंद्र सिंह जी से। कर्नल गुर सतेंद्र सिंह साहब, कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। कर्नल साहब, आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एनसीसी के कैडेटों को कोरोना वॉरियर के रूप में काम करना है, इस बारे में विचार किस तरह से आया? ऐसा था, हमारा जो डीजी हेडक्वार्टर एनसीसी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उन्होंने जब ये कोरोना महामारी पूरे देश में फैली तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो पूरे इंडिया में इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए उनको, और लेंगे। तो उस दौरान उन्होंने एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस निकाली थी सभी एनसीसी यूनिट्स के लिए, सभी एनसीसी कैडेट्स के लिए, और हर एक स्टेट में जहां जहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इन कैडेट्स की जरूरत थी, वहां उनके डायरेक्शंस पे हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करके, तालमेल करके अपने कैडेट्स को इस कोरोना को लड़ने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हमने मदद करी। और अगर आप देखेंगे, एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो पूरा साल कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, या नशा मुक्ति अभियान है, या स्वच्छ भारत अभियान है, या जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, जैसे फ्लड्स आते हैं या अर्थक्वेक आता है या साइक्लोन्स आते हैं, तो हमारे एनसीसी कैडेट्स बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। इसी तरीके से ये हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट था, बट जैसी डायरेक्शंस थी डीजी एनसीसी हेडक्वार्टर की, उसी बेस पे हमने अपने कैडेट्स को तैयार किया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बाकी सामाजिक कार्यों के दौरान तो किसी तरह का खतरा नहीं रहता, लेकिन इस समय तो ऐसा था कि लॉकडाउन किया गया था और सभी लोगों को घर में रहने को कहा गया था। तो इस दशा में
एनसीसी कैडेटों से संपर्क करना और इस काम के लिए अभिभावकों को तैयार करना एक चुनौती थी, तो इस चुनौती का सामना किस तरह से किया आपने? हाँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। ये ऐसा पहली बार ऐसा था जहाँ पे लाइफ वॉज एट स्टेक, लाइफ वॉज एट रिस्क। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कैडेट्स। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग संपर्क में रहते हैं अपने कैडेट्स के, अपने एएनओज एंड केयरटेकर्स के। तो हमने उन सबसे संपर्क किया और उनसे बातचीत करी, उनको तसल्ली दिलाई कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे फिर वो उनका जो फेस शील्ड्स है या फेस मास्क है या ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, जो भी है उनको हमने प्रॉपर पहले ब्रीफिंग करी कि कैसे कैसे हम काम करेंगे, ताकि उनके भी दिल में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, उनके पेरेंट्स के दिल में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, उनके स्कूल के प्रिंसिपल्स या एएनओज के दिल में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और डायरेक्शंस बहुत क्लियर थी कि कोई भी कैडेट कहीं पे भी अकेला नहीं जाएगा। मिनिमम 8 कैडेट्स होंगे, उसके साथ पक्का एनसीसी का स्टाफ होगा, एएनओज होंगे, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के साथ हम अपने कैडेट्स को पूरी कोशिश करें कि हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। बस्तर के किन किन जगहों में एनसीसी के जवानों ने काम किया और लगभग कितने कैडेटों ने काम किया? देखिए, वॉलंटियर्स तो हमारे हर एक जगह पे थे, लेकिन हमारा जो मेन डिप्लॉयमेंट था वो जगदलपुर टाउन में था। और जो स्टूडेंट्स की, कैडेट्स की अवेलेबिलिटी थी वो करीब 20 लोग थे जो जगदलपुर में अवेलेबल थे। काफी लोग स्कूल्स बंद हो गए थे एंड हॉस्टल्स बंद हो गए थे, तो कैडेट्स अपने अपने गांव में, घरों में चले गए थे। लेकिन जो जगदलपुर टाउन की अवेलेबिलिटी, सारी कैडेट्स हमने इकट्ठे करके उनको एक 20 का टीम बनाया। अपने स्टाफ, हमने अपना पीआई स्टाफ उनके साथ लगाया, प्लस एएनओज के साथ, प्लस हमारी एडम ऑफिसर, उनके साथ मिलके हमने फिर इनको डिप्लॉय किया जगदलपुर टाउन में। एनसीसी के छात्र छात्राओं के लिए कोई ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई थी? हमारा जो ग्रुप हेडक्वार्टर है रायपुर में, ब्रिगेडियर भारद्वाज हमारे कमांडर हैं, उन्होंने पहले प्रॉपर एक ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई थी। आईगॉट, आपको मालूम है, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है, दीक्षा ऐप के थ्रू हमने इनको वीडियोस दिखाए, ट्रेनिंग कराई। उसके बाद सिविल हेल्थ सर्विसेज जो रायपुर में, उन्होंने हमारे कैडेट्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग करी। पुलिस ने, डॉक्टर्स ने, हमारे स्टाफ ने इनको ट्रेनिंग करी। तो डिप्लॉयमेंट से पहले इनको काफी हमने आइडिया दे दिया था कि कोरोना क्या चीज है, कैसे बचाव करना है। उसके बाद ही हमने इनको डिप्लॉय किया था। तो जगदलपुर में एनसीसी के कैडेटों ने क्या क्या काम किया? इन्होंने, देखिए, हमारा बेसिक टास्क सबसे पहले था टू स्प्रेड सोशल अवेयरनेस। तो सोशल अवेयरनेस में हमने बैनर्स बनाए, हमने अपने कैडेट्स को बाहर भेजा लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप कोशिश करिए अपने घर पे रहिए, बहुत जरूरी होता है तभी बाहर निकलिए, और अगर निकलते हैं तो प्रॉपर मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, हर टाइम पे हाइजीन एंड सैनिटेशन का ध्यान दीजिए, हाथ लगातार धोते रहिए। एक तो सोशल अवेयरनेस हो गया जी। फिर हमारे कैडेट्स पब्लिक प्लेसेस में गए, जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद बैंक्स में, पोस्ट ऑफिसेज में और बाकी जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं वहां पे गए, जहां पे लोग आना शुरू हो गए थे। उनको फिर हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बारे में बताया। हमने ग्राउंड में हमारे कैडेट्स ने इंक्लोजर्स बनाए गोल गोल नीचे जमीन पे, ताकि प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके, एक प्रॉपर लाइन बनाई जा सके और जो भीड़ भाड़ ना इकट्ठा करें किसी भी पब्लिक ऑफिस में। ये जो एनसीसी के जवानों ने काम किया, इस दौरान क्या कुछ परेशानियां भी सामने आई? नहीं, परेशानी हमको कोई नहीं आई। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट था हमारे पास। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब प्लस एक नोडल ऑफिसर मिस्टर अशोक पांडे थे बस्तर के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब डॉक्टर अयाज तंबोली थे। तो हमारा तालमेल काफी अच्छा था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कोई परेशानी हमको नहीं आई। कोऑर्डिनेशन हमने पहले से ही कर लिया था, डॉक्यूमेंटेशन, ड्रिल्स हमारी पूरी सेट थी। उसके बाद इनको प्रॉपर इक्विपमेंट देना, रिफ्रेशमेंट्स देना, वो सब हमारा सेट था। तो एक तरतीबवार तरीके से हमने किया और कोई हमारे को कहीं से दिक्कत नहीं आई। हमारी एक और यूनिट है यहाँ पे, 9i कंपनी है जगदलपुर में। हमारी यूनिट जो है वो 1CG गर्ल्स बटालियन है परचनपाल में। तो दोनों यूनिट्स ने मिलके ये काम किया। सर, और ऐसी कोई बात जो आप बताना चाहें? मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था हमारे कैडेट्स के लिए। नॉर्मल रूटीन में वो लोग सोशल सर्विस करते रहते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग उनको हम देते हैं, उनको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं। तो एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी, हमारा एम होता है कि एक एनसीसी कैडेट एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी, एक अच्छा सिटीजन बने देश का। बट ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, वंस इन अ लाइफ टाइम था,
और इससे मेरे ख्याल से बहुत इनको एक्सपोजर मिला है, बहुत इनको कॉन्फिडेंस इनका बढ़ा होगा और आई एम श्योर इनको आगे जाके इसके बारे में काफी बेनिफिट मिलेगा। जी, लगभग कितने दिनों इन्होंने काम किया? इन्होंने 2 हफ्ता काम किया, 15 डेज। तो क्या अनुभव रहे सर कैडेटों के काम करने के बाद? बहुत खुश थे, बहुत ये लोग, जैसे मैंने बोला आपको, बहुत कॉन्फिडेंस इनको आया है। एंड सबसे बड़ी बात, जो सिविलियंस थे जहां भी थे, उन्होंने बहुत सराहा इनको। उन्होंने ये देखा कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभा रहे हैं, अपने से बड़ों को समझा रहे हैं, अपने से बड़ों को बता रहे हैं कि क्या सही तरीका है, कैसे करना है। और कई जगह तो सिविलियंस ने इनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तालियां बजाई, इनकी सराहना करी। तो ये बहुत ही हमारे लिए भी गर्व की बात थी और इन कैडेट्स के लिए भी बहुत ही गर्व की बात थी। तो कर्नल साहब, आखिर में एनसीसी कैडेटों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एनसीसी कैडेट्स के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक जो भी काम करते हैं एक अच्छा देश का नागरिक बनने की कोशिश करें। जहां पे भी, जिस भी आप आगे फ्यूचर में जो भी कैरियर आप चुनते हैं, चाहे आप फौज में जाइए, चाहे आप सिविल सर्विसेज में जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक बहुत अच्छा इंसान बने और एक अच्छा नागरिक बने देश के लिए। देश की आप सेवा करेंगे, आपको डिसिप्लिन हम सिखाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है, तो आप आगे जाके भी बहुत, जिस भी पोजीशन पे जाएंगे, जिस भी नौकरी में जहां भी जाएंगे, आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहिए और अच्छा काम करते रहिए। कर्नल साहब, आगे भी कुछ योजना है आपकी? हाँ जी, हमारे कैडेट्स हर टाइम पे तैयार रहते हैं। जैसे ही हम इनफैक्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर टाइम पे तालमेल में रहते हैं। जैसे ही जरूरत पड़ेगी, जिस भी काम के लिए जरूरत पड़ेगी, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस में लेट डाउन है तरीका, तौर तरीका, उसको ध्यान में रखते हुए हम पक्का 100% अपने कैडेट्स को दोबारा डिप्लॉय करेंगे। तो लॉकडाउन के दौरान कोरोना वॉरियर के रूप में एनसीसी के जवानों ने काम किया है। इसके लिए आकाशवाणी की ओर से हम बस्तर एनसीसी से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। कर्नल गुरसतिंदर सिंह साहब, आज आपने कोरोना वॉरियर के बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 1 सीजी गर्ल्स बटालियन एनसीसी बस्तर जगदलपुर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गुरसतिंदर सिंह जी से की गई बातचीत। चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने सिपाही, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने
बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले, हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया। तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, कोविड-19 से बचाव के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें कोविड-19 के बारे में पूरी जानकारी हो। उससे बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, इसकी भी पूरी जानकारी हो, क्योंकि अब कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अधिकांश बाजार खुल चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां भी आरंभ हो चुकी हैं। ऐसे में हमें और अधिक सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। कोविड-19 से बचाव के बारे में हमने फोन पर बातचीत की छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. छाबड़ा जी से। डॉक्टर के.एस. छाबड़ा जी, कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोविड-19 को लेकर लगातार नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड-19 या इसको हम SARS-2 दो नाम से जान रहे हैं पूरे विश्व में, ये एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है, बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है। और ओरिजिनली ये बीमारी जो है चाइना के वुहान शहर से पूरे विश्व में फैली है, जिसमें पहले उसने यूरोप और अमेरिका को अपनी चपेट में लिया, उसके बाद आज की तारीख में भारतवर्ष भी पूरा उसकी चपेट में आ चुका है। क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है, जनसंख्या घनत्व जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात और प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बीमारी बहुत विकराल रूप ले चुकी है और आगे और लेने की संभावना है। तो इस बीमारी का मुख्य रूप से आज तक के कोई अप्रूव्ड गवर्नमेंट के द्वारा या ICMR के द्वारा या WHO के द्वारा कोई भी अप्रूव्ड ट्रीटमेंट या इलाज अभी हमें नहीं पता चल पाया है, परंतु उसके बचने के ढेर सारे उपाय हैं जिससे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सारे के सारे पूरे विश्व में मेडिकल है, सिक्योरिटी है, साफ सफाई वाले कर्मचारी, सारे लोग इन्वॉल्व होकर, जिनको कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, वो सारे मिलके इससे बचने के उपाय के ऊपर अभी चल रहे हैं। और जो इलाज सामने दिख रहा है, कुछ लोगों का अपने रिसर्च हो रहे हैं, उस इलाज को हम लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अभी कोविड-19 के कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं, तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरुआती तरीके से पहले यह देखा गया था कि इसके लक्षण केवल गले में खराश, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, केवल यही लक्षणों को कोविड के लक्षण माना गया था। पर अब धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि कोविड के लक्षणों में बहुत सारे मरीजों को
पतले दस्त हो रहे हैं, मुंह का स्वाद नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, बुखार तो पहले से ही लक्षण में था, तो ये लक्षण और उसमें जुड़ चुके हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 80% जो कोविड से संक्रमित लोग हैं, लगभग 80%, उनमें कोई लक्षण नहीं पाए जाते और वो जो है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स की तरह कहे जाते हैं कि उनमें सिम्टम्स तो नहीं है पर वो बीमारी को फैला सकते हैं, ऐसा था। तो ये जो नए लक्षण आए हैं, अब इस तरह से इनको देखा जाए तो हमें इस तरह के कोई भी लक्षण है तो उसकी पूरी जानकारी लेना जरूरी है कि वो मरीज कहाँ था, कहाँ से आया है, किस प्रदेश से आया है, कहीं बाहर विदेश से तो भ्रमण करके नहीं आया, या ये मजदूर जो अभी शिफ्ट हो रहे हैं उन मजदूरों में तो वो नहीं है। कोई भी इन लक्षणों में से, जो पुराने लक्षण थे और ये जो नए लक्षण और दिख रहे हैं, इन लक्षणों में से संबंधित कोई भी हमारे पास मरीज आता है तो हम उसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि वो मरीज कहीं बाहर राज्य से या बाहर देश से तो कहीं नहीं आया है। डॉक्टर साहब, कोविड-19 की जो जांच है उसको लेकर भी नई नई तकनीकें सामने आ रही हैं, तो इस बारे में हम आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक के क्या था कि पीसीआर टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट था जिससे कि हम ये पता कर पाते थे कि ये कोविड-19 की उसको बीमारी है या नहीं है, और उसकी रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन 5 दिन इतना टाइम भी लग रहा था। और चूंकि ये सुविधा हमारे देश में उपलब्ध नहीं थी, बहुत दिनों बाद शुरू हुई और आज की तारीख में हमारे यहाँ पूरे के पूरे देश में इसकी सुविधा उपलब्ध है। पर आगे और रिसर्च हुए, कुछ एंटीबॉडी टेस्ट शुरू हुए जिसको मतलब रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, जिसके रिजल्ट जो 1 दिन के अंदर आ जाते थे। एक लेटेस्ट आईसीएमआर की गाइडलाइंस में आया है कि वो एक एंटीजन टेस्ट का पता चला है कि एक एंटीजन टेस्ट जो कि दक्षिण कोरिया में जिस पर रिसर्च हो रहा था, उससे जानकारी मिली कि एंटीजन टेस्ट है जो 1 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आपको बता देते हैं कि ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड आज भी पीसीआर टेस्ट जो है वही है, आरटीपीसीआर जो है, आरटीपीसीआर ही गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता है इस टेस्ट से, एंटीजन टेस्ट से भी, तो उसे कंफर्म करने के लिए हम आरटीपीसीआर जरूर करते हैं। और ये है कि 15 मिनट में कम से कम ये हमें पता चल जाता है कि ये मरीज है जिसको तुरंत आइसोलेशन की जरूरत है, इसके पॉजिटिव निकलने की संभावना है। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक बात जो सामने आती है कि जो संदिग्ध होते हैं, जिन्हें कोरोना पॉजिटिव की संभावना होती है, उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्वारंटाइन क्या होता है? देखिए, क्वारंटाइन एक ऐसा पीरियड होता है कि जो मरीज का एक इन्फेक्शियस पीरियड होता है जिसमें वो बीमारी को दूसरों को फैला सकता है, या ऐसा वो पीरियड है कि जिसमें अगर आदमी को संभावनाएं हैं तो 14 दिन के अंदर अगर वो होगा तो उसकी डिजीज होगी, नहीं तो नहीं होगी। 14 दिन के आइसोलेशन के बाद अगर उसको बीमारी नहीं होती है तो समाज में जाकर पूरा नॉर्मल लाइफ जी सकता है, और अगर बीमारी है भी तो 14 दिन में रिकवर कर जाता है, वो इन्फेक्शियस नहीं रह जाता। तो ये किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश में जो सस्पेक्टेड केस है उनको एक आइसोलेशन में रखा जाता है, उनको सेपरेट करके रखा जाता है, ताकि अगर संभावित मरीज हैं ये, तो ये जाकर समाज में दूसरों को ना फैलाएं, दूसरे घर परिवार के लोगों को दूसरों को ना फैलाएं, इसलिए उन्हें क्वारंटाइन पर रखा जाता है। अभी ये देखा जा रहा है कि जो बाहर से मजदूरों को हमारे राज्य की सरकारें जो ला रही हैं, अपने अपने जो राज्यों के जो मजदूर हैं जो बाहर दूसरे राज्यों में कार्य कर रहे थे, उन्हें लाया गया है, और पूरे राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ढेर सारे हजारों मतलब क्वारंटाइन सेंटर हैं जहाँ पे मजदूरों को आइसोलेट करके रखा गया है, और सारे क्वारंटाइन सेंटर मजदूरों के गांव के आसपास ही हैं। पर ये देखा गया है कि वो क्वारंटाइन सेंटर से मजदूर भाग भाग के अपने घरों में जा रहे हैं, उन्हें हड़बड़ी में भागने की जरूरत नहीं है। अगर वो भागेंगे अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का नुकसान करेंगे। उन्हें सेपरेट करके आइसोलेट करके रखा गया है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाए, अन्यथा वो अपने घर के पास है, उनके घर के लोग उन्हें खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। सरकार कितना करेगी? आज इतना बड़ा आर्थिक बोझ सरकार पे है, ढेर सारे काम बंद हो गए हैं, सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है, पर सरकार उसके बाद भी सारे काम कर रही है। समाज की ढेर सारी सामाजिक संस्थाएं इसमें लगी हुई हैं। पर अगर आप अपने घर के पास पहुंच गए तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए कि आप अपने घर के पास हैं। हड़बड़ा के इतना तुरंत अपने घर वालों से मिलने की या घर भागने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा करके आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव वालों का नुकसान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो क्वारंटाइन में हमारे मजदूर साथी हैं वो वहां के नियमों का कड़ाई से पालन करें। इसी में उनका भी, उनके परिवार वालों का, गांव का, समाज का, सबका हित है। जी जी जी। डॉक्टर साहब,
कोविड-19 के यदि उपचार की हम बात करें तो अभी वर्तमान में क्या इसका उपचार है? देखिए, इसके उपचार को लेकर अभी बहुत भ्रांतियां हैं। अभी तक के कोई वैक्सीन ट्रायल्स बहुत सारी चल रही हैं। अमेरिका में चल रही है, यूरोपियन कंट्रीज में चल रही है, इटली में चल रही है, इंग्लैंड में चल रही है, फ्रांस में चल रही है, जर्मनी में चल रही है। बट अभी तक के कोई भी फुल प्रूफ वैक्सीन अभी तैयार नहीं हो पाया है। वैक्सीन ही इसका फुल प्रूफ इलाज है। अपने अनुभवों के आधार पर जो हम दवाइयां देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एक हमारे देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती थी। क्लोरोक्विन की दवा यहाँ मलेरिया क्षेत्र में बहुत कॉमनली यूज होती थी। सरकार के नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम में मलेरिया का क्लोरोक्विन घर घर जाके हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं अभी तक के बांटते आए हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से एक कारण ये भी लगता है कि क्लोरोक्विन खा रहे हैं इसलिए यहाँ पे संख्या जो भारतवर्ष में है जनसंख्या के आधार पर जो काउंट किया जाए तो काफी कम है। एक कारण ये भी हो सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है। ये मतलब इसमें कहीं मैंने कोई रिसर्च या स्टडी नहीं की। मैं आज 40 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी कारण हो सकता है कि जिस तरह से 135 करोड़ में आज की डेट में हम सिर्फ 3 लाख संक्रमित लोग हैं। ये बहुत कम है परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज है 3 लाख संक्रमण। हालांकि उसका दूसरा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। टेस्टिंग अगर बढ़ेगी तो संख्या और बढ़ेगी। बट ये भी एक क्लोरोक्विन का जो खाना जो है ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि क्लोरोक्विन की जो दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा है इसके इलाज में बहुत फ्रिक्वेंटली अमेरिका में भी यूज हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज में भी हो रही है और हमारे देश में भी हो। डॉक्टर साहब, ये देखा जा रहा है कि भारत में जो अभी आंकड़े हैं उसमें ठीक होने वाले मरीजों की संख्या काफी है और धीरे धीरे उसका प्रतिशत बढ़ता भी जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैंने कहा ना कि भारत में कम संख्या में संक्रमण होना, अधिक संख्या में रिकवर करना, उसके ये कारण क्लोरोक्विन का कंजम्पशन, क्योंकि ये पूरा भारतवर्ष हमारा जो प्रदेश है, प्रदेश में आप देखिए पूरा बस्तर मलेरिया एपिडेमिक एरिया है। इधर आप देखेंगे देवभोग तरफ पूरा मलेरिया एरिया है। इधर आप सरगुजा जशपुर देखेंगे, जितने जंगल वाले एरिया हैं वहाँ मलेरिया हमेशा फैला रहता है। और हमारे नेशनल प्रोग्राम के तहत मलेरिया की गोलियां इन लोगों को रेगुलर इंटरवल से सरकार के द्वारा बांटी जाती है। ये कारण हो सकता है और ये डाटा भी आने वाले दिनों में आएंगे तो ये डाटा हो सकता है कि इस आधार पर भी यहाँ पर कम मरीज हैं। ये हो सकता है कि ये कारण निकले। डॉक्टर साहब, अब बारिश का मौसम आ चुका है तो वर्तमान स्थिति में जितनी बातें सामने आई हैं, जितने अनुसंधान हुए, उस आधार पे आप कोविड-19 से बचाव के लिए हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, बारिश के दिनों में एक तो जो वायरस जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा पानी के कारण वो जमीन तक पानी के साथ में आ जाएगा, तो वो हमारे पांव के माध्यम से घरों में और इधर उधर फैलेगा। तो हमें पांव को तो अपने घर में जाते हैं अपने जूते बाहर उतार के पांव को वॉश करके क्लीन करके ही अपने घरों में प्रवेश करें बारिश से संबंधित। अदरवाइज जैसे साधारणतः जो इससे बचाव के तरीके हैं, एक तो है मास्क फ्रिक्वेंटली यूज करना चाहिए। बाहर निकलते हैं मास्क कई तरीके के हो सकते हैं। शहरों में तो कई तरीके के मास्क मिल रहे हैं, N95 मिल रहा है, 3 ply मिल रहा है, ढेर सारे मास्क, सर्जिकल डिस्पोजल। पर गांव देहात में जहाँ पे इनकी उपलब्धता नहीं, साधारण कपड़े का, पटके का जो पंछा रहता है, पंछे को आप मुंह में बांध के रहिए। किसी से भी बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस, 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखिए, उनसे बात करिए। हाथ को फ्रिक्वेंटली साबुन से धोते रहिए। घर में हैं आप फ्रिक्वेंटली साबुन से धोते रहिए। हर 2 घंटे में 3 घंटे में साबुन से धोते रहिए। आपका हाथ कहाँ टच हुआ है, कहाँ छुए होंगे आपको नहीं मालूम। और बाहर चल रहे हैं तो सैनिटाइजर की छोटी शीशी अपने पास रखिए और जहां भी किसी चीज को टच करते हैं सैनिटाइज कर लीजिए। सैनिटाइजर को बहुत ज्यादा यूज करना भी चमड़ी के लिए नुकसानदायक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा साबुन से ही यूज करें। साबुन जिसको हम कई सालों से शरीर को धोने के लिए उपयोग में ला रहे हैं, उससे नुकसान कम होता है। सैनिटाइजर डेफिनेटली आज एक बहुत अच्छी चीज है जिससे बचने के, क्योंकि आप सैनिटाइजर यूज करेंगे उसका इफेक्ट तुरंत आता है। पर दिन भर अगर सैनिटाइजर स्किन में लगाते रहेंगे तो उसके ऊपर चमड़ी के ऊपर उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। इसलिए साबुन और सैनिटाइजर इनका संतुलित वे में उपयोग में होना चाहिए। जहां साबुन की जरूरत हो सकती है और साबुन का यूज करें, जहां सैनिटाइजर का यूज हो सकता है और सैनिटाइजर का यूज करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हैंड वॉश, जहां भी निकलें भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना अवॉइड करना है। पिक्चर वैसे ही बंद है, मॉल वैसे ही बंद है, पर शादी ब्याह में भी लिमिटेड लोगों का है। कोई सोशल कार्यक्रम अवॉइड करें। घर में भी अगर कोई आता है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करें। और घर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक फिटकरी का घोल जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का रोज घर में फर्श पे पोछा लगवाइए। और एक स्प्रे आता है उसका
अपने कमरों में हफ्ते में या एक बार या 2 बार उसका स्प्रे करा करेंगे। ये उसके वायरस को या जो भी उसके बीमारी का कारण है कोविड का वायरस हो या बैक्टीरिया उसको नष्ट करने के लिए सहायक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड वो बहुत ही आराम से मार्केट में अवेलेबल है और हम पहले यूज करते रहे इन सब चीजों को। स्टर्लियम जो है जो सैनिटाइजर है ये भी हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते रहे, हमारे डॉक्टर्स तो एक जमाने से यूज कर रहे हैं। अभी सोडियम हाइपोक्लोराइड फिटकरी का सोल्यूशन हम लोग पानी को साफ करने के लिए यूज करते थे, आज उसका स्प्रे जो है इस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। उसको अगर पानी में मिला दिया जाए, अगर 2-3 ढक्कन 1 बाल्टी पानी में मिला के उसका पोछा लगाया जाए तो बहुत ही उपयोगी है वो। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाकर रखें, तो इसके लिए क्या उपाय आप बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यानी बैक्टीरिया और वायरस तो आपके आसपास वातावरण में घूम ही रहे हैं, वो आपकी प्रतिरोध क्षमता पे ही निर्भर करता है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता शरीर की कैसी है कि वो आपके शरीर पर आक्रमण नहीं कर पा रहा है। तो आपने जो कहा कि प्रतिरोध क्षमता को बना के रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ खान पान की चीजों में परहेज करना पड़ेगा। रोज आप अच्छी नींद लीजिए, 7-8 घंटे की नींद लीजिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए ताकि आपके फेफड़े स्वस्थ रहें। ठीक है, खान पान की चीजों में आयुर्वेदिक के कुछ रिसर्च चल रहे हैं जिसमें वो कहते हैं गिलोय खाइए, काली मिर्च चूसिए, लौंग जो है वो आप दिन में 2 बार 1-1, 2-2 लौंग को मुंह में रखिए, चूसते रहिए 1-1, 2-2 घंटे तक। कुनकुना पानी आप हर 2-3 घंटे में थोड़ा सा नमक मिला के गरारा करिए और गरारे करने के बाद उसे बाहर मत फेंकिए, उसे पी जाइए। मतलब पीने वाले पानी को आप उबाल के थोड़ा ठंडा कर दीजिए, गरारे करने लायक, उसमें थोड़ा नमक डाल के गरारा करिए 1 गिलास पानी का थोड़ा करके और उसको पीते जाइए। कुनकुना पानी पिएंगे क्योंकि जो वायरस है जाके गले में थ्रोट में जाके बहुत दिन तक रुकता है, उसके बाद फेफड़ों में जाता है। तो गर्म पानी या कुनकुना पानी जब वो जाएगा तो गले में जो वायरस बैठा रहेगा वो उसको नष्ट करने में सहायक है। रात के समय आप कुनकुना दूध पीजिए, गर्म दूध पीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए। हल्दी जो है पुरानी हमारे देश में ढेरों ऐसी चीजें हैं जो हम लोग रूटीन में खाते हैं जिसके कारण हमारी प्रतिरोध क्षमता दूसरे देशों के जो लोग हैं वेस्टर्न कंट्री जहां ये चीजें नहीं खाई जाती, जैसे लहसुन है, अदरक है, मसाले हैं, काली मिर्च है, हल्दी है, ये सारी चीजें जो है, लौंग है, इलायची है, ये सारी चीजें जो है वायरसेस को नष्ट करने के लिए हैं और प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएं। एक गिलोय करके खाते, गिलोय की डंडी जो है आप उसे काट के कूट के उसको अच्छे से कूट लीजिए और करीब 2 गिलास पानी में उसको 4-5 टुकड़े 1-1 इंच के काट के और कूट के उसमें डाल दीजिए और उसको 1 गिलास तक होते तक उबालिए। उबालने के बाद छान के आप उसको खाली पेट में रोज सुबह उसका सेवन कीजिए, इससे प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, ऐसा आयुर्वेदिक वाले कहते हैं। मैं खुद उसका सेवन कर रहा हूँ। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिन में ये कोरोना वायरस या कोरोना कोविड-19 है या SARS-2 की ये बीमारी जो आई है पूरी की पूरी वैश्विक ये समस्या है और ये बहुत आसानी से जाएगी नहीं। हमें इसके हिसाब से अपनी जीवन शैली को अपने उसके हिसाब से ढाल के और अपनी जिंदगी को उस तरह से चलाना पड़ेगा और उससे बचने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आज तक के उसके लिए कोई दवा भी अभी उपलब्ध नहीं है, न वैक्सीन है, न कोई मेडिसिन ऐसी है कि अपन इसको दावे के साथ कह सके कि ये दवा लेने से वो ठीक हो जाता है मरीज या उसको नष्ट कर देता है, ऐसी कोई दवा भी नहीं है। इसलिए हमें कोविड के साथ जीना पड़ेगा, अपना ख्याल खुद करना पड़ेगा। सरकार के हाथ में सारी चीजें नहीं है, सरकार के बस में नहीं है। किसी भी सरकार, विश्व की कोई भी सरकार सब लोगों को घर में बैठा के नहीं खिला सकती कि आप घर में बैठे रहो, लॉकडाउन कर दिया और आप घर में बैठो, हम आपको खिला करेंगे। वो कुछ ही दिन हो सकता था, वो हो गया। अब हमें उसके साथ जीने की अपने आप को आदत डालनी पड़ेगी। डॉक्टर के.एस. छाबड़ा जी, आज आपने कोविड-19 से बचाव को लेकर वर्तमान परिस्थितियों में किस तरह से हम उसका सामना कर सकते हैं और कोविड-19 के साथ या कहें कि कोविड-19 से सुरक्षित रहते हुए अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाएं, इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी, काफी विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम में बुलाया उसके लिए बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ आपका। श्रोताओं, ये थे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. छाबड़ा जी।
खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे,
तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई हर रोज हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में कोविड-19 से बचाव के लिए हम आपको जानकारी देते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और न केवल ध्यान रखना है बल्कि उन्हें अपनी आदत में भी शामिल कर लेना है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप इन बताई गई बातों पर जरूर अमल कर रहे होंगे। और इसी कामना के साथ कि आपका जीवन सुरक्षित हो, खुशहाल हो, कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने दोस्त संजय पांडेय को नमस्कार। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें।